प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का बहुत सारे तरीका है। आप सेल डीड बना सकते हो, गिफ्ट डीड बना सकते हो, विल लिख सकते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर सकते हो, रेलिंक्वेशमेंट डीड बना सकते हो, सेटलमेंट डीड भी बना सकते हो। बहुत सारा तरीका है। अब ये सारे तरीका में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। यहीं पर आपको बताऊंगी कि किस तरीका में क्या फायदा है और क्या नुकसान है। स्टैम्प ड्यूटी का भी क्या चक्कर है वो भी जानेंगे। और आखिर में रहेगा एक गोल्डन टिप्स जो प्रैक्टिकल वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुए आपको बताऊंगी। और ये टिप्स रहेगा स्टैम्प ड्यूटी को लेकर के। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ये। तो यहीं पर मेरे हाथ में ये है एक गिफ्ट डीड और ये है मेरे हाथ में एक सेल डीड। ये एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है। दोनों चीजों का रजिस्ट्रेशन कराना क्या आवश्यक है, मैंडेटरी है, और ये दोनों में से कौन सा बेस्ट है, चलिए पता करते हैं। तो सेल डीड एक बहुत ही सॉलिड, एक बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट होता है प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी ट्रांसफर करने के लिए, जहां पर पैसों के बदले प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है। तो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले बनाइए एक एग्रीमेंट टू सेल, जिसको बैनामा कहा जाता है। ये बैनामा में लिखा हुआ रहता है प्रॉपर्टी रिलेटेड डिटेल्स, पार्टीज का नाम, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है बैनामा अमाउंट, और इसी के साथ ही साथ एक समय रहता है 3 महीना 90 दिन। उस समय के अंदर फुल पेमेंट करी जाएगी, फिर उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगी सब रजिस्टर्ड ऑफिस में। एग्रीमेंट टू सेल एक कच्चा डॉक्यूमेंट होता है, ये कोई पक्का डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इसके बेसिस पर आपके पास कोई ओनरशिप, मालिकाना हक नहीं आता है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी जिसका मूल्य है 50 लाख रुपए, एक इंसान बेच रहा है और एक इंसान खरीद रहा है। एडवांस में मैं इनको 10 लाख रुपए दे दिया और एक एग्रीमेंट टू सेल बैनामा लिख लिया। अब 90 दिन बाद जो रजिस्ट्रेशन उस डॉक्यूमेंट का होगा वो सेल डीड के थ्रू होगा। तब आपके पास पूरा प्रॉपर्टी का राइट, टाइटल, इंटरेस्ट ट्रांसफर हो करके चला आता है। आप प्रॉपर्टी का मालिक बन जाते हो। तो सेल डीड के जरिए एक इंसान मालिकाना हक खो देता है और एक इंसान मालिकाना हक प्राप्त कर लेता है। तो इसको ही कहा जाएगा सेल डीड। तो फर्स्ट स्टेप एग्रीमेंट टू सेल बनाना, सेकंड स्टेप सेल डीड बनाना। स्टैम्प ड्यूटी वेरी करता है, 7 से 8% तक ये जाता है। हर स्टेट का अलग अलग रूल्स है स्टैम्प ड्यूटी रिलेटेड। ये एवरेज है 7 से 8%। अब यहाँ पर 7 से 8% किस अमाउंट के ऊपर बेस करके लगेगा? यहाँ पर मेनली दो तरीके का वैल्यू है। पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी रेट, जिसको हम लोग सर्कल रेट बोलते हैं, यानी कि ये सरकारी वैल्यू है। और एक होती है मार्केट वैल्यू, यानी कि आप पहले देखोगे कि आपके एरिया पर, आपके आसपास कितने पैसे में प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है, तो उसके बेसिस पर आप जा सकते हो क्या आप डिसाइड करते हो। अक्सर देखा जाता है मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है, गवर्नमेंट वैल्यू कम होता है। मान लीजिए आपके पर्स में एक प्रॉपर्टी बिका है 48 लैक्स में, जिसका गवर्नमेंट वैल्यू है 45 लैक्स। इस परिस्थिति में डेफिनेटली आप 48 लैक्स ही चूज करोगे। सो बेसिकली जो वैल्यू आप चूज करोगे उसके बेसिस पर ही आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। मेन वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा, स्टैम्प ड्यूटी भी उतनी ही ज्यादा कम होगी। गवर्नमेंट रेट पता करने के लिए सबसे पहले आपका जो स्टेट है वहां का जो वेबसाइट है भू राजस्व, वहां पर जाकर के आप सर्च कीजिएगा, प्रॉपर्टी का डिटेल्स डालिएगा, प्लॉट नंबर, खतियान नंबर जो भी आपके पास है वो डाल करके आप फिर चेक कीजिएगा मेटल रोड है या फिर मेटल रोड नहीं है, यानी कि जमीन तक पहुंचने के लिए जो सड़क होता है। फिर ये सब कुछ चीज डिसाइड करेगा कि आपका गवर्नमेंट वैल्यू कितनी बन रही है। सड़क कितनी चौड़ी है, कच्चा सड़क है या पक्का सड़क है, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह, 2 माले का एक मकान खड़ा हुआ है या फिर जमीन खाली पड़ा हुआ है। ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए कोई प्रॉपर्टी का मतलब निकल रहा है मेन वैल्यू, अब इसके ऊपर 7 से 8% मतलब कि 8 लाख रुपए ही तो लग जाएगा स्टैम्प ड्यूटी। प्रॉपर्टी का जो टाइप है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। हमारे बंगाल में क्या होता है, प्रॉपर्टी का कुछ श्रेणी, वास्तु, डांगा, पान बरोज, शाली जोमी, कुछ इस प्रकार के चीजों के ऊपर भी वैल्यूएशन डिपेंड करता है। तो माइनस पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा लग जाता है, और प्लस पॉइंट के बारे में अगर बात करें एकदम लोहालाट मजबूत डॉक्यूमेंट है। अगर कोई फीमेल के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है तो वहां पर 1 से 1.5% तक डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो ये हुआ पहला तरीका। दूसरी तरीका जो है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड कब बेस्ट होता है? अगर आप अपने रिलेटिव्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो
तब गिफ्ट डीड एक बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर गिफ्ट डीड है, यहाँ पर एक माँ बेटा को दे रहा है। ध्यान रखिएगा, गिफ्ट डीड मतलब कोई भी पैसों का लेन देन नहीं। गिफ्ट डीड में होता है डोनर एंड डोनी, सेल डीड में होता है सेलर एंड बायर। प्यार मोहब्बत में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसे परिस्थिति अगर बन रहा है तो अब गिफ्ट डीड सिलेक्ट करो। प्लस पॉइंट के बारे में बात करूं तो इमीडिएटली प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। ब्लड रिलेशन में अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है तो बहुत नॉमिनल पैसों में इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात करूं तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज एक्स के अंदर एक गिफ्ट डीड जहां पर कोई क्लोज ब्लड रिलेटिव प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है तो वहां पर टैक्स एग्जेम्पशन भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर इंक्लूड होते हैं स्पाउसेस, यानी कि कोई हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर्टी दे रहा है। सबसे पहला स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ। पेरेंट्स लीनियन एसेंडेंट्स मतलब हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, ये लोग यहाँ पर रिलेटिव में काउंट होंगे। और बच्चों में सन डॉटर, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ये लोग आएंगे। सिबलिंग्स में कौन आएंगे? ब्रदर सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर्स हस्बैंड। इन लॉज में कौन आएंगे? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये लोग इंक्लूड होंगे यहाँ पर। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी, जो बहुत सारे लोग कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी में आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करना होता है, सिर्फ एक स्टैम्प पेपर लोगे, उसके ऊपर आप सब कुछ लिख डालोगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसके तहत आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सको टाइटल का। बहुत सारे एपिसोड में कर चुकी हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स 2011 के ये पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आपके मुताबिक हो सकता है, ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर पैसा भी कम लगता है, तो ये तो बेहतर है। लेकिन क्या लोहा लाट मजबूत डॉक्यूमेंट होता है? नहीं। जो ताकत एक सेल डीड में होता है, एक गिफ्ट डीड में होता है। अगर कोई आगे चल करके कोर्ट केस हो जाता है तो आपका जो मालिकाना हक है, जो राइट है, वो कोर्ट में प्रूव करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके ऊपर बेस करके बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे भी है जहां पर लोग जमीन खो देते हैं। कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाएगा, सालों बर्बाद हो जाएगा, आप अपना टाइटल प्रूव ही नहीं कर पाओगे पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर। तो मैं बिल्कुल आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करो, लेन देन करो। तो यहीं पर अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने खुद के रिस्क पर कर लो, मेरा यहाँ पर कोई भी सजेशन नहीं है। यहीं पर बात करते हैं फोर्थ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, विल या फिर वसीयत। विल यानी कि मैं जीवन काल में प्रॉपर्टी अपने पास रख रही हूँ, मेरे ऊपर जाने के बाद उस प्रॉपर्टी को मैंने लिख दिया है किनके पास जाना चाहिए। विल का मकसद यही है कि वसीयतकर्ता की इच्छा पर ही निर्भर करेगा कि प्रॉपर्टी आगे किनके पास जाएगा उनके गुजर जाने के बाद। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा जो बेटा है उनको ही प्रॉपर्टी जाए, तो मैं ये लिख करके जाऊंगी कि मेरे गुजर जाने के बाद ये वसीयत के बेसिस पर ही मेरे बेटा को ये प्रॉपर्टी मिलेगा। ऐसे परिस्थिति में मैं एक गिफ्ट डीड अगर बनाता हूँ तो स्टैम्प ड्यूटी चला जाएगा, तो यहाँ पर विल लिखूंगी, वसीयत। और सेल डीड भी अगर करूं तो बहुत ह्यूज अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी पे चला जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में एक विल लिख डालूंगी, तो मेरे जीवितकालीन अवस्था में प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगा, मेरे गुजर जाने के बाद प्रॉपर्टी मेरे बेटा को मिल जाएगा। तो ऐसा वसीयत में लिख दूंगी। तो ये भी एक बहुत ही वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हो, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, मतलब वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसका पार्टीशन हो चुका है, मतलब आपको आपका शेयर मिल चुका है, तो वो पर्टिकुलर शेयर मिल जाने के बाद उसका एक विल लिख दो। विल के बेसिस पर आपके गुजर जाने के बाद प्रॉपर्टी अपने बेटा के पास चला जाएगा। विल को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसका भी नॉमिनल फीस होता है, वो दे करके आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो प्लस पॉइंट के बारे में बात करती हूँ, तो बेस्ट आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी मतलब ह्यूज अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। सेल डीड, गिफ्ट डीड में जितना लग जाता है, आप एकदम निश्चिंत हो सकते हो कि आपके गुजर जाने के बाद आपका जो बेटा है उनके पास ही प्रॉपर्टी जाएगा। नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूं तो विल को चैलेंज किया जा सकता है। तो मान लीजिए आपका दो बेटा है, आप एक जन को प्रॉपर्टी दे रहे हो और एक जन को नहीं दे रहे हो, तो ऐसे परिस्थिति में वो आकर के डिस्प्यूट खड़ा करेगा कि मेरे साथ तो कोई ऐसा गलत रिलेशन पापा का था नहीं, तो पापा मेरे को क्यों वंचित करेंगे। तो ये सारे चीज बोल करके रीजनेबल डाउट वो पैदा कर सकता है। सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के बारे में वो बताएगा, ठीक है ना, डाउटफुल सिचुएशन वो बोलेगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि धोखाधड़ी, फ्रॉड करके उसने बलपूर्वक पापा से साइन करवा लिया है और वो एक विल बता रहा है, तो कह सकता है कि पापा का जो वसीयत है वो सही नहीं थी।
तो यहाँ पर अगर एक बेटा एक बेटी है तो विल से बेहतर और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। बहुत कम खर्चा में आप एक विल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको विल लिखना है तो नीचे मैंने एक नंबर दिया है, आप मेरी टीम से बात कर सकते हो, उनसे आप विल बनवा सकते हो। या फिर और कोई कानूनी झमेला में आप फंसे हुए हो, वहां पर आपको क्या करना चाहिए ये भी आप पता कर सकते हो। एक कॉल में ही आप अपना सारे सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, पांचवी इंस्ट्रूमेंट जो है रेलिंक्विशमेंट डीड। सस्ता ये बन जाता है। कब आप रिलीज डीड बनाओगे? जब भी कोई पैतृक प्रॉपर्टी होता है, जॉइंट प्रॉपर्टी या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है, वहां पर बहुत सारे को शेयरर या फिर को ओनर्स देखा जाता है। ऐसे जॉइंट प्रॉपर्टी को कभी भी गिफ्ट डीड या फिर सेल डीड के जरिए ट्रांसफर नहीं किया जाता है। वहां पर आप रेलिंक्विशमेंट डीड या फिर रिलीज डीड बना सकते हो। अभी देखो, मुझे एक प्रॉपर्टी मिलता है मेरे पिताजी से और हम 4 भाई बहन हैं। ये एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी का होने वाला है 4 हिस्सा। सबका हक होगा उस प्रॉपर्टी पर। अभी मान लीजिए ये तीनों को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, चाहता है कि ये जो बड़ा भाई है इनको प्रॉपर्टी चला जाना चाहिए। तो ये सारे मिलकर के अगर गिफ्ट डीड बनाता है, प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। तो गिफ्ट डीड में स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा लगेगा। ऐसे में रेलिंक्विशमेंट डीड या फिर रिलीज डीड अगर कोई बना देता है तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो ये लोग अपना जो अधिकार है प्रॉपर्टी में वो त्याग कर रहे, वो छोड़ दे रहे, ऐसा करके एक डीड बनाएंगे, वहां पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि सारे मिलकर के प्रॉपर्टी मतलब तीनों का जो शेयर है वो टोटल इंटायर इनके पास आ जाएगा। ये लोग कहेंगे कि मैं अपना जो हक है इस प्रॉपर्टी में छोड़ता हूं और हमारा जो शेयर है ये बड़े भाई को हम लोग दे रहे हैं। तो प्लस पॉइंट के बारे में बात करूं तो स्टैम्प ड्यूटी बहुत कम लगता है, जॉइंट प्रॉपर्टी होना पड़ेगा और हर एक मालिक को राजी होना पड़ेगा। और यहीं पर बात करेंगे सिक्स्थ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो है फैमिली सेटलमेंट डीड। ये एक बेस्ट एंड बेस्ट तरीका में से एक होता है जहां पर डाइंग इंटरेस्टेड यानी आपका जो पिताजी या फिर दादाजी है वो बिना कोई वसीयत लिखे, बिना कोई विल लिखे गुजर चुके हैं। ऐसे परिस्थिति में एक बेस्ट तरीका होता है फैमिली सेटलमेंट डीड बना लेना, आपस में बैठ करके, आपस में डिस्कशन करके। अगर आप फैमिली सेटलमेंट डीड बनाते हो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूलिंग भी है जहां पर यह कहा गया है अगर परिवार के हर एक सदस्य आपस में डिस्कस करके एक फैमिली सेटलमेंट डीड बनाता है, एक उद्देश्य से रिश्ता अटूट रहे, रिश्तों में कोई खटास ना आए, झगड़ा ना हो आपस में, रिश्तों में मिठास बने रहे, तो वो लोग फैमिली सेटलमेंट डीड बना सकते हैं और ऐसे डीड में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा और उसके ऊपर बेस करके प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा। ये बिल्कुल वैलिड होगा। और फिर उस रजिस्टर्ड डीड को लेकर के आप आपके लोकल बीएलआरओ ऑफिस में या फिर कोई भी जहां पर म्यूटेशन कराया जाता है रिकॉर्ड पर नाम अपना चढ़वा सकते हो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस करके। तो यह है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का बेस्ट तरीका। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे दिया गया नंबर्स पर संपर्क करें और आप अपना डाउट्स क्लियर करें और जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, क्योंकि मैं आपको देती हूँ जेन्युइन लीगल रास्ता ताकि आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, जो आपको लीगली अवेयर होने में मदद करता है। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।